आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथिली शरण गुप्त की कृति पंचवटी के एक और अंश की व्याख्या लेकर आए हैं। ये अंश लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आइए देखते हैं वो पंक्तियाँ जिनकी व्याख्या आज हम करेंगे। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ-तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक-एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ-सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मैथिली शरण गुप्त जी इस छंद में पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का, उसकी पवित्रता का चित्रण कर रहे हैं और इसके साथ-साथ नागरिक जीवन के कृत्रिम सौंदर्य की तुलना करते हैं वो प्राकृतिक छटा से, प्राकृतिक सौंदर्य से और प्राकृतिक सौंदर्य की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। तो लक्ष्मण जी के माध्यम से गुप्त जी इस छंद में पंचवटी के सहज निर्मल सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। कहते हैं कि आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, यानी इस पंचवटी वन में, यहाँ पर यानी इस पंचवटी वन में हर समय, हर घड़ी यानी हर समय आँखों के आगे हरियाली, आँखों के सामने मन को शांति देने वाली हरियाली छाई रहती है। तो ये पंचवटी नामक जो स्थान है, यहाँ का जो वन है, यहाँ पर जहाँ पर सीताराम और लक्ष्मण जी ने अपना आश्रम बनाया था, वो स्थान चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। तो जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, हर ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। जहाँ-तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। और इस हरियाली से युक्त पंचवटी में जहाँ-तहाँ यानी जगह-जगह झाड़ी में झिरती यानी झाड़ियों के बीच से झरनों की झड़ी यानी झरनों की धाराएं बहती रहती हैं। तो यहाँ पर जहाँ-तहाँ, यहाँ-वहाँ, जगह-जगह पर झाड़ियों के बीच से झरनों की धाराएं फूटती रहती हैं, बहती रहती हैं, जिससे वातावरण में कलकल का मधुर संगीत गूंजता रहता है। वन की एक-एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है। कहते हैं गुप्त जी लक्ष्मण जी के माध्यम से कि वन की एक-एक हिमकणिका यानी इस पवित्र वन में बहते हुए झरनों के ठंडे पानी की, हिमकणिका मतलब हिम यानी बर्फ, कणिका का मतलब कण, बूंद। तो यहाँ पर बहते हुए झरनों के ठंडे पानी की एक-एक बूंद जो कि बर्फ के समान ठंडी है, शीतल है। तो एक-एक जो जल की एक-एक बूंद है झरनों की, वो सरस है यानी बहुत मीठा जल है और शुचि है यानी पवित्र है, निर्मल है। तो यहाँ पर इस पंचवटी वन में बहते हुए झरनों की, जो कि ठंडे पानी के झरने हैं और उसकी एक-एक बूंद मधुरता से युक्त है और एकदम निर्मल और स्वच्छ है। क्या सौ-सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। अब लक्ष्मण ये प्रश्न करते हैं कि क्या सौ-सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है, यानी जैसा वातावरण, जैसा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ हमें दिखाई देता है, क्या नगर में ऐसा सौंदर्य दिखाई देता है या प्रकृति जो इतनी स्वच्छ और निर्मल यहाँ पर है, क्या नगर में रहने वाले लोगों की जो मनोवृत्ति है वो भी क्या इतनी विमल है यानी निर्मल है। तो कहते हैं गुप्त जी कि क्या सौ-सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। तो प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या शहरी जीवन जीने वाले नागरिक जन यानी शहरी जीवन जीने वाले सैकड़ों लोगों की भी इतनी निर्मल और सुंदर मनोवृत्ति हो सकती है, जितनी कि यहाँ की प्रकृति हमें दिखाई देती है। तो प्रकृति अपने मूल रूप में बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है, मनुष्य ने उसे गंदा कर दिया है। तो कहते हैं कि जो जैसी प्राकृतिक सुषमा जैसी निर्मलता यहाँ दिखाई देती है, तो क्या शहर में रहने वाले लोगों की या वहाँ का सौंदर्य यहाँ की तरह निर्मल है, पवित्र है या इतना सुरुचिपूर्ण है।
तो पंचवटी के सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का इसमें कवि ने चित्रण किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक और उपदेशात्मक है, रस शांत है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला छंद है, मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इस छंद में मैथिली शरण गुप्त जी लक्ष्मण जी के माध्यम से कहते हैं कि मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान। कहते हैं कि यहाँ पंचवटी में मुनियों का निवास स्थान है, मुनिजन रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ रहकर हमें उनकी सत्संगति प्राप्त होती है। तो मुनिजन रहते हैं यहाँ पंचवटी में, और हम यहाँ रह करके उनके सत्संग का लाभ उठाते हैं, उनका सत्संग हमें प्राप्त होता है। और ये मुनि इतने विद्वान हैं, इतने महान हैं कि जिन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो ये वे मुनि हैं जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ है, अर्थात जिन्हें आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अगली पंक्ति है, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। कहते हैं लक्ष्मण जी कि इन मुनियों के संग हमें हमेशा नए और अनुपम आख्यान सुनने को मिलते हैं, यानी नित्य नए और अनुपम कथाएं और उपदेश सुनने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर मुनियों का साथ हमें मिला हुआ है पंचवटी वन में, और ये मुनि तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं तथा इनसे हमें नित्य प्रति नई नई कथाएं और नए नए उपदेश सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार ये वातावरण ज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण है। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कहते हैं इन पंक्तियों में गुप्त जी, और इन पंक्तियों में उन्होंने जीवन के संघर्ष और उन संघर्षों से प्राप्त होने वाली सफलता का चित्रण किया है। कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में, कष्ट कंटकों यानी कांटे, तो कष्ट कंटकों यानी कष्ट रूपी कांटों में, तो जिन लोगों का जीवन रूपी सुमन यानी जीवन रूपी फूल, जिन लोगों का जीवन रूपी फूल जितने अधिक दुख और बाधाओं, कष्ट कंटकों में यानी कष्ट रूपी कांटों में अर्थात दुख और बाधाओं के बीच विकसित हुआ है, तो जिन लोगों का जीवन रूपी फूल जितने अधिक दुख और बाधाओं के बीच विकसित हुआ है, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयां सही हैं और उनसे संघर्ष करके, उनसे जूझकर सफलता प्राप्त की है, तो उनको गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ऐसे संघर्षशील लोगों को सर्वत्र, हमेशा, हर जगह पर सम्मान मिलता है, उनकी यश की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। जिस तरह से फूलों की सुगंध चारों ओर फैलती है, उसी तरह से इस तरह के संघर्षशील लोगों के यश की सुगंध चारों ओर फैल जाती है, और उन्हें यहाँ वहाँ यानी हर जगह सर्वत्र उनको सम्मान प्राप्त होता है। तो इस पंक्ति में गुप्त जी ने ये बताया है कि हमें जीवन के संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और जो लोग संघर्षों का डटकर मुकाबला करते हैं वही लोग सफल होते हैं तथा वही सम्मान के पात्र होते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली उपदेशात्मक है, पंचवटी के पवित्र वातावरण का और ज्ञानवर्धक वातावरण का चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला छंद है, शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं, सुख सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पुण्य पराक्रम के, आहा आर्य के विपिन राज्य में, सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। इस छंद में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी स्थित तपोवन के शांत और पवित्र
तथा सात्विक वातावरण का चित्रण किया है। और यहाँ पर पशु पक्षी भी अपने बैर भाव को छोड़कर शांतिपूर्वक सहज अस्तित्व की भावना से रहते हैं। इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी इस छंद में। कहते हैं कि शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के। तो लक्ष्मण जी यहाँ के तपोवन की महिमा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि इस आश्रम के सुख सारी, सुख यानी तोता और सारी मतलब मैना, तो इस आश्रम के तोता और मैना भी शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं, यानी अच्छे सिद्धांतों के वाक्यों को पढ़ते हैं या दोहराते हैं। अर्थात मुनियों की वाणी को सुनकर वे उसका उच्चारण करते हैं। यानी मुनिजन जो कल्याणकारी वाक्य, आदर्श, सिद्धांत, उपदेश बताते हैं, तो उनको तोता मैना भी सुन लेते हैं, उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं और वे भी उसको दोहराते हैं। तो इस तरह से यहाँ का वातावरण बहुत ही ज्ञानवर्धक और अध्यात्म की भावना से परिपूर्ण है। मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। और मुनि कन्याएं यानी मुनियों की पुत्रियां यहाँ पर पुण्य पराक्रम के यश गाती हैं, यानी पुण्य के, यानी जो पुण्य कर्म किए हैं जिन्होंने, यानी दान के, करुणा के तथा वीरता के। तो ऐसी ऐसी गाथाएं, ऐसी ऐसी कथाएं, यश गाथाएं दोहराती हैं या गाती हैं मुनि कन्याएं, जिनमें हमें दान वीरता का चित्रण मिलता है, जहाँ पुण्य कर्मों का चित्रण मिलता है। तो यहाँ जो मुनि कन्याएं हैं वो अत्यंत पवित्र और महान कार्यों का यशगान करती हैं या प्रशंसा के गीत गाती हैं। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं। तो लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आहा, यानी बहुत ही प्रसन्नता की बात है, अत्यंत खुशी की बात है कि आर्य के विपिन राज्य में, आर्य अर्थात भ्राता श्री राम के लिए वो कहते हैं कि बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भ्राता श्री राम के द्वारा सुरक्षित इस विपिन राज्य में, यानी इस वन के राज्य में सभी प्राणी सभी सुखपूर्वक जीते, यानी सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, सभी प्राणी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि यहाँ भ्राता श्री राम जी के वन राज्य में सभी प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य सभी सुख और शांति पूर्वक जीवन यापन करते हैं। यहाँ किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अगली पंक्ति है, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पंचवटी का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण है कि परस्पर शत्रुता रखने वाले सिंह और मृग यानी हिरण, तो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले, शत्रुता रखने वाले सिंह और हिरण भी एक घाट पर आकर के, एक ही नदी के तट पर आकर निर्भयता पूर्वक पानी पीते हैं, साथ में रहते हैं। तो यहाँ इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इतना शांत वातावरण है कि जो नैसर्गिक रूप से शत्रुभाव रखने वाले शेर और हिरण है, वो भी अपना शत्रुभाव भूल करके एक ही घाट पर आकर के निर्भयता पूर्वक पानी पीते हैं। इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक एवं आदर्शवादी है, रस शांत है, अलंकार मानवीकरण, विभावना, दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी हम इसमें देख सकते हैं और विस्मयादि बोधक आहा का प्रयोग हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।